नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए, आज का विश्लेषण शुरू करने के पहले आपसे एक निवेदन है, एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारा विश्लेषण, दैनिक समाचार विश्लेषण अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ में इस विश्लेषण को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, उन्हें भी इसका फ़ायदा अगर मिलना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो उनके साथ में आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। उसके साथ में जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, फीडबैक हो, भले ही वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर आपका क्या प्रतिक्रिया है उससे कम से कम हमें पता चलेगा कि हमें क्या और कोशिशें करनी चाहिए। तो चलिए, अपना रिएक्शन, अपना जो भी फीडबैक हो, आपका जो भी आपको लगता हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए। चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है उसमें हम एक ही आर्टिकल पे बात करेंगे, एक ही मुद्दे पर बात करेंगे, जो कि मराठा आरक्षण के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है मराठा आरक्षण के बारे में, उसी बारे में हम बात करेंगे। चलिए, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, मैं लॉ सीखो के साथ में एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ। एक लंबे समय से लॉ सीखो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 7-8 महीनों से आपके लिए विश्लेषण कर रहा हूँ। अगर इस विश्लेषण से जुड़ी हुई अगर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहे, अगर आपको कोई प्रश्न हो, कोई सलाह हो, तो आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल या लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हैं। ट्विटर पर आप @खुशपवार सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा लिंक्डइन पर खुशवंत पवार सर्च करके भी मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए, आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि विश्व पल्मोनरी हाइपरटेंशन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 8 मार्च, ऑप्शन बी है 1 मार्च, ऑप्शन सी है 5 मई या ऑप्शन डी 30 अप्रैल। ऑप्शन बी है 1 मई। मैंने गलती से मार्च बोला था। चलिए, तो देखते हैं हमारा आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न क्या है। जब भी हम आरक्षण प्रणाली की बात करते हैं भारत में, तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण केस है वो सामने आता है इंदिरा साहनी केस। तो इंदिरा साहनी केस का क्या महत्व है जब भी हम आरक्षण की बात करती है, उस पर आपको एक विस्तृत चर्चा करनी है। तो जो भी आपका उत्तर हो आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए, हमारा जो पहला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन मराठा कोटा के बारे में, कि मराठा कोटा पे सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा। सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच के पास में मराठा कोटा का बात गई थी, ये पूरा मामला गया था, ये एक 5 जजेस की बेंच थी और इन 5 जजेस की बेंच ने इस बिल को, इस मराठा लॉ को, जो कि आरक्षण कोटा प्रदान करता था मराठा समुदाय को, मराठा समुदाय महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा समुदाय है, तो ये जो लॉ था इसे स्ट्रक डाउन कर दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने संक्षिप्त में ये कहा है कि जो मराठा समुदाय को ये जो रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया है, ये संविधान के हिसाब से सही नहीं है। संविधान और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं उनके हिसाब से ये सही नहीं है। क्या है इसके पीछे कारण, हम जानेंगे। तो यहाँ पे जिन जजमेंट की बात की गई, जो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट की बात की गई, वो था इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो जजमेंट है 1992 में, 1992 में आया था। यहाँ पर 9 जजेस बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ये। तो इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई थी जजमेंट में, वो ये थी कि आरक्षण जो है कभी भी 50% की जो सीमा है उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके अलावा किसी भी वर्ग, समुदाय या ग्रुप को हम तभी आरक्षण देंगे जब वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो। तो यहाँ पर इस समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मानने के लिए क्या करना होता है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वो भी हम जानते हैं आगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्पेसिफिकली इंदिरा साहनी के केस को रिफर करते हुए कहा है कि अभी ये कोई समय नहीं है कि हम वापस इंदिरा साहनी केस को रिविजिट करें, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में जो भी बातें कही गई वो बिल्कुल सही है और हम इसका समर्थन करते हैं। हम इसे दोहराते हैं कि जो आरक्षण की सीमा है, जो कोटा की सीमा है, ये 50% तक ही रहनी चाहिए। ये मामला पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में गया था। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा है मराठा लॉ के बारे में, मराठा आरक्षण के बारे में। मराठा आरक्षण के बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना ये था कि ठीक है, रिजर्वेशन दिया, ये ठीक है, अपने प्रिंसिपल के रूप में, सैद्धांतिक रूप से ये ठीक है, लेकिन जो परसेंटेज दिया जा रहा है इसे कम किया जाना चाहिए। तो जो महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर लॉ पास करके आरक्षण दिया था, ये 16% का आरक्षण का था, जिसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला था कि जिस प्रकार से जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में जो रिपोर्ट दी गई है एमजी गायकवाड़ जी के द्वारा, तो इसमें एमजी गायकवाड़ कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है कि केवल 12-13% ही रिजर्वेशन होना चाहिए एजुकेशनल
एजुकेशनल सीट्स और जॉब्स में, नौकरियों में, तो उतना ही आरक्षण रहना चाहिए। तो 12-13% तक आरक्षण करने की बात की गई थी यहाँ पे बम्बई हाई कोर्ट ने। अब बात यहाँ पर ये आई कि एक यहाँ पे दलील दी गई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पर आप एज एक्सेप्शन मराठा कोटा ले सकते हैं। इंदिरा साहनी केस में 50% की सीमा तय की गई है, लेकिन वहाँ पर कुछ अपवाद भी, एक्सेप्शन की भी गुंजाइश रखी हुई है। अगर कोई अपवाद होता है, कोई एक्सेप्शन होता है, तो हम ये 50% को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दलील जब दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि नहीं, मराठा जो समुदाय है ये अपने आप में एक फॉरवर्ड क्लास है, एक उच्च वर्ग समुदाय है ये, और इनका अपने आप में मेन स्ट्रीम नेशनल लाइफ में इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। महाराष्ट्र सरकार में भी अगर हम देखें तो काफ़ी चीफ मिनिस्टर जो है वो इसी समुदाय से आते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ अक्षरों में, साफ शब्दों में ये कहा है कि ये किसी भी तरीके की एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन नहीं है जहाँ पर हम इस समुदाय को एक एक्सेप्शन की कैटेगरी में, एक अपवाद के वर्ग में माने। अब बात यहाँ पर ये भी आई कि 102 संशोधन जो है, संविधान का 102 संशोधन है, 102nd अमेंडमेंट है, इसकी भी बात की गई थी। इसका ये क्या इशू था ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ष पहले ही ये नया संशोधन आया है। इस संशोधन के चलते हुए जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, मतलब जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, इनको आइडेंटिफाई करने का जो पावर है, जो शक्ति है, इनको नामांकित करने की और इनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी कम्युनिटी होनी चाहिए, सामाजिक कौन सा समुदाय होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, ये शक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चली गई, केंद्र सरकार के पास में चली गई। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की पावर बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली यहाँ पर कहा है, साफ शब्दों में कहा है, द फाइनल से इन रिगार्ड ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ SEBC इज फर्स्टली विद प्रेसिडेंट एंड इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन और एक्सक्लूजन विद पार्लियामेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है, इनके पास में ये शक्ति है कि वो किसी भी समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा मान सकते हैं या उस वर्ग से उसे बाहर मान सकते हैं। तो ये पूरी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। राष्ट्रपति के पास में होती है, मतलब ये शक्ति हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में देखने को मिलती है। और इन केस अगर आपको कोई बदलाव लाना है या कोई एक्सक्लूजन करना है तो ये पावर फिर संसद के पास, पार्लियामेंट के पास में होती है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 338B है, अनुच्छेद 338B जो है, इसमें एक कमीशन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट जो भी लिस्ट बनाते, राष्ट्रपति जो भी लिस्ट बनाएंगे, वो इन्हीं के यहाँ पर जो रिकमेंडेशन पे होगा या इनके सलाह पर बनाई जाएंगी, आयोग के, पिछड़ा वर्ग आयोग के सलाह पे बनाई जाएंगी। इसलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, इनका रोल बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया है कि आपको एक सहकारिता पूर्ण संघवाद का उदाहरण देते हुए जब भी वे बात करते हैं कि SEBC जो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, ये भले ही इनका जो लिस्ट है, इनका जो कौन से वर्ग आने चाहिए ये केंद्र सरकार तय करे, लेकिन इनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट में, यहाँ पर स्टेट की पावर भी, राज्य की पावर भी आती है। तो यहाँ पर एक समन्वय बिठा के एक संघवाद का उदाहरण देते हुए बात की गई है कि उस तरीके से आपको आरक्षण लागू करना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी फ्रेश लिस्ट आती है, कोई नई लिस्ट आती है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की, तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा ही दी जाती है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नोटिफाई की जाता है। तो अभी की स्थिति में अगर हम देखें तो 52% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में मिलता है जो रिजर्व कैटेगरी से ही नहीं। अगर मराठा रिजर्वेशन मिलने के बाद में जिस अनुसार हाईकोर्ट ने कहा था, तो ये आरक्षण जो है वो 64-65% तक पहुंच जाता। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि 64-65% अगर आरक्षण पहुंचता है तो क्या अभी तो अपने आप में ये सही है या नहीं। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।